हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो लोग अभी तक चैनल को फ्रेंड सबसे पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को 30 नंबर के जो आपके पेपर पास वाले सीडीपी आते हैं, ठीक है, उसके हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं और किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, तो आप लोगों को वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए हम वहीं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस आज कराएँगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखिए क्वेश्चन थोड़े से आपके लॉन्ग आते हैं सीडीपी के, ठीक है। सीडीपी के क्या, सीटेट के सारे जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लॉन्ग आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैविकीय खाली स्थान योग्यताएं जैसे कि चलना, खाली स्थान के माध्यम से सॉरी, ठीक है, के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है, सबसे पहले चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। पहला है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रियाएं, द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन। दूसरा है द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रियाएं, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन द्वितीयक स्वनिर्देशित अभ्यास। और चौथा है द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की विलगता, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो जैविकीय योग्यताएं होती है फ्रेंड्स वो आपकी प्राथमिक होती हैं, जैसे कि चलना हो गया, ठीक है, परिवेश के साथ, ठीक है, इस माध्यम से हासिल हो सकती हैं। और देखिए जो जैविकीय योग्यताएं होते हैं जैसे कि लिखने के लिए, ठीक है, तो ये आपके द्वितीयक आवश्यकता होगी, यानी कि स्पष्ट अनुदेशन, ठीक है। तो यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। जो जैविकीय योग्यताएं होती हैं जैसे कि चलना, तो ये आपका परिवेश के साथ आनंददायी होता है अंतः क्रियाएं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपका है कि विकास पूर्ण सॉरी, ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन है आपका पहला कि विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। दूसरा है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तीसरा है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। और चौथा है विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए जो आपका विकास होता है फ्रेंड्स वो आपका सर से लेकर के पांव की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले सर पर नियंत्रण करता है, उस पर उसके बाद अपने गर्दन पर, हाथों पर, फिर जैसे जैसे वो नीचे आता है लास्ट में अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है। तो आपका जो विकास होता है फ्रेंड्स वो आपका सिर से लेकर के पांव की ओर होता है, यानी कि बढ़ता है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक यानी कि संस्था है, ठीक है। हमने आपको बताया है कि प्राथमिकरण का जो सबसे पहला वो होता है ना, ठीक है, जो आपका समाजीकरण का संस्था होता है, ठीक है, प्राथमिक, वो आपका परिवार होता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका निकटतम परिवार होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक यानी कि जो संस्था होता है वो आपका सबसे पहला परिवार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं किसको, चिंतन को, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार समझिएगा फ्रेंड्स कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, इसके अनुसार जो बच्चा होता है वो चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जब बच्चा 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था में होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो जीन पियाजे हैं इनके अनुसार जो मौजूद आपके दिमाग में यानी कि जो आपके माइंड में स्कीमा है, ठीक है, और उसी अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण। तो इसका देखिए फ्रेंड जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा समावेशन, ठीक है। जो आपका मौजूदा स्कीमा है उसमें अपने अनुभव को लगातार उसमें आप सम्मिलित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण करके सीख करके उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, तो ये आपका समावेशन होता है, ठीक है, एकोमोडेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है, ठीक है, जो कि सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। पहला ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। तीसरा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और चौथा है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत ज्यादा महत्व देता है, ठीक है, तो वो आपके देखिए लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है फ्रेंड्स वो आपका बेस्ट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर, ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी है, ठीक है, वो किसी सवाल से जूझ रहा है यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उसी सवाल में लगा हुआ है, ठीक है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है यानी कि वो जूझ रहा है, ठीक है। तो उसकी जो अध्यापिका है उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। यानी कि जो उसका सवाल है उस भाषा को कुछ वो सरल कर रही है और उसे वो संकेत देने के लिए वो अपना निर्णय बना रही है, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है, तो ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका होता है पाड़, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, सहायता देना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा लेव वाइगोत्स्की के संबंध में, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है, ठीक है, यानी कि किसका उपयोग किया। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा एक बार फ्रेंड्स कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं आपके, इन्होंने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। पहला ऑप्शन है परिकल्पित स्थितियां, दूसरा है कागज कलम आधारित परीक्षा, तीसरा है चित्रकला और चौथा रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा परिकल्पित स्थितियां, ठीक है। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने जो बच्चों को और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, ठीक है, यानी कि जो रचनावाद को समर्थन देते हैं, ठीक है, वे किसे महत्व देते हैं। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, दूसरा है आपका सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को और चौथा है चिंतन के अभिसारी तरीकों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, रचनावाद, ठीक है। देखिए जो रचना करना होता है ये आपका बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। जो रचनावाद होते हैं, रचनावादी लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि निर्माणकारी लोग होते हैं, सृजनात्मकता से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो रचनावाद का समर्थन करने वाले होते हैं, ठीक है, वो आपके बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को महत्व देते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, ठीक है, जिसे हम लोग बुद्धि लब्धि बोलते हैं, आईक्यू परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, अब आपको बताना है कि जो बुद्धि लब्धि का परीक्षण है इसकी आलोचना किस लिए मतलब की जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं और तीसरा है परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं और
चौथा ऑप्शन है आपका कि स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षण की आलोचना की जाती है वो क्यों की जाती है फ्रेंड्स, तो वो आपका जो परीक्षण होता है उसके निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं ये, ठीक है। इसलिए बुद्धि लब्धि जो परीक्षण है इसकी आलोचना की जाती है। ओके, चलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो और भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कि जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करती है। और चौथा है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 100% श्योर सही है कि जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने प्रस्तावित किया है कि जो भाषा है वो चिंतन को सुसाधित करती है, ठीक है। यानी कि भाषा के ही माध्यम से हम चिंतन को सुसाधित करते हैं, ठीक है। बोलते हैं जो भी वो चिंतन जो होता है वो आपका भाषा के ही माध्यम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जेंडर प्रमुख रूप से एक खाली स्थान निर्मित है, ठीक है। यानी कि जो जेंडर है वो प्रमुख रूप से जैविक है, सामाजिक है, चिकित्सीय है या फिर यादृच्छिक है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका जो जेंडर होता है वो आपका सामाजिक होता है, क्योंकि देखिए कोई पैदाइशी नहीं होता है, उसको जब वो समाज में जब आता है तब उसे लोग कहते हैं नहीं तुम लड़का हो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो जेंडर होता है वो आपका सोशल होता है। और जो आपका लिंग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, और लिंग नहीं, जेंडर को ही लिंग बोलेंगे, जो सेक्स होता है, ठीक है, उसको वो क्या होता है आपका, वो बायोलॉजिकल यानी कि जैविक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर पूछा है तो ये आपका सामाजिक होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपका अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर हमारे जो है वो पूरी तरीके से आ जाए। नहीं चलिए बड़ा कर लेते हैं, बाद में उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए अभिकथन है आपका ए, ठीक है, कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो आपकी लचीला होना चाहिए, ठीक है, मानकीकृत नहीं होना चाहिए, ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका गलत होगा, ठीक है। देखिए आगे तर्क है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है कि जो आपका मानकीकृत पाठ्यचर्या ये आपके जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है। देखिए आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 4 में कि ए और आर दोनों ही गलत है, तो बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मक आकलन, ठीक है, पहला ऑप्शन है सत्र के अंत में किया जाता है, दूसरा है केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, और चौथा है कि केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका रचनात्मक आकलन होता है वो आपकी समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे फटाफट से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके देखिए हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अब कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है, ठीक है। यानी कि जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा देने की संभावना है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा, बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, तीसरा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, और चौथा केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से उपागम द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनमें समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है, ठीक है। तो
देखिए, जब बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना हो, तो वहाँ पर आपको परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, ठीक है? इसी से आपका जो समालोचनात्मक चिंतन है फ्रेंड्स, उसको बढ़ावा देने की संभावना है कुछ-कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन्स, ठीक है? देखिए आपका क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यानी कि आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे होते हैं यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनकी समावेशन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है? पहला ऑप्शन है प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी की जाए। तीसरा है उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। और चौथा है कि विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी होते हैं, तो उनकी समावेशन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनकी जो स्थानीय भाषा है, उनमें बनाई गई जो शैक्षिक सामग्री है, उसको उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। दूसरा है बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। और चौथा है पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा यानी कि बच्चा बोलने में पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, डिसलेक्सिया से वो ग्रसित है, ठीक है? तो देखिए वो यहाँ पर सबसे आपका जो ग्रसित विद्यार्थी होगा डिसलेक्सिया से, उसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा कि जो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं यानी कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। भाई कैसे पढ़ेंगे जब वो डिसलेक्सिया से ग्रसित हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है, ठीक है? यानी कि जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते हैं बच्चे, ठीक है, उनके समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? आपको बाधक यानी कि जो आपका निगेटिव आंसर है उसको आपको बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। दूसरा ऑप्शन है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण। और चौथा है लिखित या मुद्रित सामग्री। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बाधक होगा वो आपका लिखित और मुद्रित सामग्री होगा, क्योंकि मुद्रित से कोई यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। और जो लिखित होगा, ठीक है, वो बच्चा जब देख ही नहीं सकता है तो उसके लिए वो अनुपयोगी होगा, तो ये बाधक ही बनेगा, ठीक है? तो जो बाधक होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ध्याना भाव, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या ध्याना भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है उच्च अवधान अवधि। दूसरा ऑप्शन है दृढ़ आवेगशीलता। तीसरा निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। और चौथा है सुनने के लिए वास्तविक धैर्य, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार से संबंधित है वो आपका दृढ़ आवेगशीलता है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में तो आते ही आते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता की कमी। तीसरा है बाधित संप्रेषण कौशल। और चौथा है आपका दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो जो दूसरे को विचार होते हैं उनकी नकल तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है? और जो बाधित संप्रेषण कौशल है इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है? रचनात्मकता की बहुत ज्यादा इनमें होती है रचनात्मकता, ठीक है, कमी नहीं होती है। ओके, तो देखिए जो सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है, मुख्य रूप से वो आपका है उच्च स्तर का बौद्धिक क्षमता, यानी कि जो उनकी बौद्धिक क्षमता होती है प्रतिभाशाली बच्चों की वो बहुत ही ज्यादा होती है, 130 से प्लस ही होता है, ठीक है? प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है बौद्धिक क्षमता वो आपका 130 से प्लस होता है, 140 तक होता है, 150 तक चला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे जो कथन और कारक वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन है आपके, अभिकथन है कि एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है?
देखिए, अगर कोई शिक्षक है तो जो उसका विषय वस्तु है, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। और तर्क आपका है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। देखिए, जो सीखना सीखना होता है वो आपका एक सक्रिय प्रक्रिया होता है। जब आप सक्रिय होंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। तो देखिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति, ठीक है, जो संज्ञान है उसके समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति, पहला ऑप्शन है निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। दूसरा ऑप्शन है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। तीसरा ऑप्शन है विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, ठीक है। और चौथा है न तो निर्माण में और न ही विवेचना करने में सक्षम है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार आपकी जो स्मृति होती है, ठीक है, वो आपका निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में ही सक्षम होती है, ठीक है, जो आपकी स्मृति होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को किस शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो शिक्षार्थी हैं इनके द्वारा जो विज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनके द्वारा विज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को किस शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो जो सबसे इसमें आपका इंपॉर्टेंट करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बाल केंद्रित, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि एक बार आप लोग और फिर से समझ लीजिए कि जो निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सहभागिता के बहुविध साधन, दूसरा ऑप्शन है भेदभाव के बहुविध तरीके, तीसरा है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन और चौथा है अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा, जो नहीं है वो आपका होगा भेदभाव के बहुविध तरीके, ठीक है। बाकी सब आपके पॉजिटिव हैं, तो यही आपका गलत है, तो यही आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा, यही आपके सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। कौन? भेदभाव के बहुविध तरीके, ठीक है। आई होप आप लोगों को फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास हम उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उनके साथ और भी बेहतरीन तरीके से। और सभी लोग फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और एक लाइक एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दीजिए, ठीक है, यदि आप लोगों को सीट क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा जो समस्या समाधान है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका अनुरूपात्मक चिंतन, दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा प्रतिक्रियाओं का समुच्चय और चौथा है अभिसारी चिंतन। तो देखिए, किसके द्वारा जो समस्या है, ठीक है, समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इसका देखिए जो अनुरूपात्मक चिंतन होता है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी सब आपके निगेटिव है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट, अनुरूपात्मक चिंतन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि जो स्क्रीन पे है क्वेश्चन आंसर सभी आ जाए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके कथन और तर्क वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अभी कथन ए को देखेंगे क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने की सहज सिद्धांत मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल सही है। विद्यालय आने से पहले बच्चा सीख लेता है, ठीक है, और वो समझ पाता है कि जो परिवेश है
उसकी समझ बनाने के लिए वो सहज सिद्धांत उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और आपका तर्क है आर कि इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक और इसकी अनदेखी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर अनदेखी नहीं करना चाहिए बच्चों की समझ को, ठीक है, और अतार्किक तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में आपका दिया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं, हम लोग इधर देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि जो भावनाएं हैं इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि भावनाएं जो होती हैं वो कौशल को प्रक्रमित, ठीक है, प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका भावात्मक विकास होता है, जैसा आपका परिवेशीय कारक रहेगा, ठीक है, तो वो प्रभाव अपना डालेगा, इफेक्ट, ठीक है। और आगे देखेंगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तीसरा है कि भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है। और चौथा है कि भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए जो भावनाओं के बारे में सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो देखिए जो भावनाएं और संज्ञान होती है ये दोनों अपने आप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, ठीक है। तो यही आपका भावनाओं के बारे में गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं कि जो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है वो क्या है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरा है रुचि, तीसरा है स्पष्टता के लिए चाहत और चौथा है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, सॉरी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो वो आपका है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ठीक है। यही आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बाकी सब आपके हैं जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, ठीक है। आपको बताना है कि जो सीखना है वो अधिक प्रभावी कब होता है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए, जो कि बिल्कुल सही है। पर दूसरा ऑप्शन है कि पाठ्य सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, गलत होगा ये। तीसरा ऑप्शन है कि विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये तो आपका नहीं होगा फ्रेंड्स, गलत होगा, ठीक है। और चौथा है कि पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न किया जाए, ठीक है। तो देखिए जो पूर्व ज्ञान है इससे संबद्धता स्थापित होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो सीखना है, ठीक है, वो अधिगम को कब प्रभावित करता है, जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए तभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखिए ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए है कि एक अनुकूल यानी कि समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा एक बार, आपसे पूछा गया है कि जो सीखने का वातावरण बनाना, ठीक है, अनुकूल वातावरण बनाना है, उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए जो सहयोग को बढ़ावा देना ये पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सहयोगात्मक कार्य जब होता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव की ओर जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आप विद्यार्थियों से कम अपेक्षाएं क्यों रखेंगे, बल्कि ज्यादा अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि महारत उन्मुखी प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, उन्हें महारत उन्मुखी जो होता है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन उन्हें देने से बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा है कि विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक को इसके लिए क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों के बीच विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए, चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, हर जगह आप लोग शेयर करिए, सभी लोगों को यानी कि हेल्प मिल सके। क्योंकि देखिए मैं जो भी आप लोगों को क्लास कराती हूँ ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।